जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान जो कहते हैं कि वो है कि मरता मर जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं। देखिए पूजा जी, पाकिस्तान को बनाया ही इसी के लिए था। ना फिजिक्स के लिए बना, ना केमिस्ट्री के लिए बना, ना इकोनॉमिक्स के लिए बना, ना रिसर्च के लिए बना। बना था ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना, ताकि इस्लामाइजेशन हो, गजवाए हिंद हो। काफ़ी इस्लामिक स्कॉलरों का ये मानना है, मुझे तो खैर उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, कि भाई जब तक हिंदुस्तान में पूरा इस्लाम का प्रचलन नहीं होगा, हिंदुस्तान कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक कयामत का दिन नहीं आएगा। इसीलिए गजवाए हिंद करने अब्दाली हो, वो तैमूर हो या कोई, सब यहीं क्यों आए, इतने 1000 किलोमीटर दूर क्यों आए गजवा हिंद करने? क्योंकि ये लिखा भाई जब तक ये कन्वर्ट नहीं करोगे कयामत नहीं आएगी। एक यहूदों को मार के कयामत आएगी, एक हिंदुस्तान को कन्वर्ट करना है, इस्लामाइज करना, तब एक कयामत आएगी। इसलिए 30वीं शताब्दी से हर कोई आंकर आता यहाँ आता जा रहा है, और पाकिस्तान उसी सोच, उसी प्रकरण का एक आगे का मैनिफेस्टेशन है, कोई नई चीज नहीं है। अब जो स्पेसिफिक्स की बात करें, देखिए सबसे पहले जो अब पूजा जी, अब 6-7 मुल्कों का नाम आ रहा है, केवल पाकिस्तान तक बात सीमित नहीं है। बाम आ रहा बांग्लादेश का, नाम आ रहा पाकिस्तान का, नाम आ रहा मालदीव का, नाम आ रहा तुर्किया का, नाम आ रहा दुबई का, और नाम आ रहा अफगानिस्तान का। तो लगभग लगभग 6 मुसलमान मुल्क इस साजिश में कहीं ना कहीं इनके ताने बाने जुटे हैं। तो पहले अगर बात करें पाकिस्तान की श्रृंखला में जो अब तक हमने खुलासे किए, वो तो है एक इंपॉर्टेंट कड़ी और जुड़ गई है। एक बंदा है, ये 2008 में ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चश्मचराग है, इंजीनियर है जी। और ये 2008 में इसने इंजीनियरिंग पास की थी। वैसे 10वीं 12वीं में नंबर कुछ थे नहीं, पर अल-फलाह में हर एक को एडमिशन मिलता था। इसने जो बेग नाम का व्यक्ति है, ये इसने जो इंजीनियरिंग पास की, ये सहारनपुर क्षेत्र, ये आजमगढ़ का रहने वाला है। और ये 2008 की जो सीरियल बॉम्बिंग्स हुई इंडियन मुजाहिदीन की, जो इंडियन मुजाहिदीन ने पूरी तबाही मचा दी थी इंडिया में, उन बॉम्बिंग्स में ये इन्वॉल्व था। उनका टेक्निकल आदमी था, उनके लिए बम बनाने का, आईडी वाईडी सेट करने का काम करता था। और आज के डेट में ये बेग पाकिस्तान में रहता है। तो अल-फलाह पाकिस्तान और आतंकवाद का रिश्ता बहुत पुराना है, इंडियन मुजाहिदीन के टाइम का। 2008 की बॉम्बिंग में पाकिस्तानी इन्वॉल्व था। दूसरी बात, शेख हसीना का के बेटे ने कहा जी, जो अभी आप पे अटैक हुआ है लाल किले में, इसके लश्कर तैयबा बांग्लादेश विंग को ने ये करवाया था, सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट इसने किया। तो संभवतः बांग्लादेश में एक फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, जहां से अमोनियम नाइट्रेट को नेपाल के रास्ते से भारत स्मगल किया गया। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये जो जहीर नाम का जहादी है, जो लश्कर तैयबा का इंटरनेशनल जहाद का हेड है, ये और शमशाद एक ही दिन बांग्लादेश आते हैं। शमशाद इनके मुल्ला मुनीर का डिप्टी, ये दोनों एक ही दिन बांग्लादेश आते हैं। और जो जहीर है, इसका स्वागत वहां के जहादियों ने टरमैक पे किया था, मतलब जहाज तक गए थे और उसको फूल मालाएं वगैरह पहना रहे थे। इस पे भी हमने बात की। इंटेल और जो अफगानिस्तान में जो लश्कर तैयबा का सेटअप है, वहाँ से कुछ इंटेल आया था। और जो बांग्लादेश में लश्कर तैयबा का सेटअप है, उसका जो हेड है, उसने बिल्कुल क्लियर कहा था कि हाफिज साहब चाहते हैं कि अगला हमला बांग्लादेश की ज़मीन से हो। अब शेख हसीना के बेटे का कहना, हमारे इंटेलिजेंस इनपुट, और ये जहीर का आना, और हाफिज सईद का डिप्टी कहना जी अगला अटैक जो होगा भारत का, बांग्लादेश से होगा। अब ये तुर्किया गए थे, वहाँ इनको संरक्षण मिल रहा था। आदिल का हैंडलर दुबई में बेस था, जो उसका भाई था। फिर वो वहाँ चला गया अफगानिस्तान। उसाका नाम का हैंडलर था। उसाका को एक टर्की, एक अरबिक नेम भी होता है उसका, आई थिंक इट इज सम ईगल और समथिंग, कुछ ऐसा ही नाम होता है। तो ये था। उसके अलावा अब इनका जो डॉक्टर शाहीन है, इसका भाई 3 साल तक मालदीव्स में पोस्टेड रहा। अब 3 साल ये वहाँ कोई नौकरी वोकरी करता था, डॉक्टर तो था ही ये भी। अब देखिए डॉक्टर शाहीन जो है, अगर आप इसका पूरा प्रकरण देखें, जब इसने सीपीएमटी का एग्ज़ाम पास किया, ये फिर डॉक्टरी की, फिर इसने एमडी फार्माकोलॉजी में किया, और ये इसकी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी, यूपीएससी पास करके। पहले जिस मेडिकल कॉलेज में थी, ये हिजाब हिजाब पहन के पढ़ाती थी। उन्होंने कहा भाई यहाँ ये सिस्टम नहीं है, ये कोई सेटअप नहीं है। बड़ा इस्लामिक वाद और इस्लामिक कट्टरपंथता को लेके इनके दिमाग हमेशा ही ऐसा चलता था। इनके उस मेडिकल कॉलेज से मतभेद हो गए, तो इनका ट्रांसफर कहीं और दूसरे मेडिकल कॉलेज में, यूपी में कानपुर किया गया। कानपुर में भी इनका सिस्टम यही चलता रहा। और ये महिला इस्लामिक कट्टरपंथ तो थी, साथ में ये छुट्टियां बहुत करती थी, और अचानक विदेश के ट्रिप लगाती थी। अचानक गाय विदेश, अचानक गाय विदेश। और जब ये प्रकरण बढ़ा, तो 2021 में इसको नौकरी से निकाला गया।
समझिए उसी टाइम के आसपास इसका भाई मालदीव्स में पोस्टेड था, वहां नौकरी कर रहा था। ये माना जाता कि इसका भाई भी वहां पाकिस्तान या तुर्किया के लोगों के संपर्क में था, और ये शाहीन कहीं ना कहीं अपने भाई से मिलने और अब उसके थ्रू पाकिस्तान और तुर्किया के लोगों से मिलने मालदीव भी गई थी। तो यहाँ मालदीव का भी एंगल आ गया जी। सो बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, तुर्किया, अफगानिस्तान, दुबई, ये 6 मुसलमान मुल्कों के एंगल क्लियर आ गए हैं। और जो सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता का विषय ये है पूजा बहन, वो ये है कि इसने 18 फीमेल जहादियों को ट्रेन कर रखा है। 18 फीमेल जहादी ट्रेंड है और वो कहीं ना कहीं यूपी में गायब हो गए हैं। अब यूपी पुलिस, यूपी एटीएस इन्हें जहाँ ढूंढ रही है, इन्होंने फ़ोन वोन बंद कर दिया और इनके पास वो नॉर्मल वाले फ़ोन है, वो स्मार्टफोन नहीं है। अब इनका लास्ट किस मतलब कहाँ देखे गए थे, कहाँ लास्ट कॉल ट्रैक हुआ, उसके माध्यम से इनका डिजिटल फुटप्रिंट अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है। ये अनुमान है कि हो सकता है उनके पास वो सुसाइड वेस्ट भी हो, वो फटने वाले जैकेट होते हैं ना, वो भी हो। और ये 18 महिलाएं हैं जिनको हम कम से कम ढूंढ रहे हैं, एक ही अपडेट है। दूसरी बात, एक एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र एमबीबीएस कर रहा था, रजा नाम का व्यक्ति को उठा दिया गया यूपी एटीएस ने देवबंद से, क्योंकि ये इस उमर के बहुत संपर्क में था और इससे इसकी बड़ी सेटिंग थी, व्हाट्सएप पे बड़ी बातें होती थी, बड़ा हाईली इन्फ्लुएंस था उमर से। जब ये ब्लास्ट हुए तो ये भाग गया देवबंद, तो इसको देवबंद से एटीएस ने उठाया। उसके अलावा करीब 10 कश्मीरी डॉक्टर ऐसे हैं जो सहारनपुर, देवबंद, शामली, ये जो अपना क्षेत्र है, इसमें ये नौकरी करते थे। 10 के 10 गायब है, 10 के 10 गायब है। यूपी एटीएस, जेएंडके पुलिस, पंजाब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अभी मैं एक बात तो कहूंगा, वो दिल्ली पुलिस हो, वो जेएंडके की पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, वो यूपी एटीएस हो, सब सिक्योरिटी एजेंसियां बड़े समन्वय और दिल लगा के पूरी मेहनत के साथ इस देश को बचाने में लगी है, इसको ढूंढ रही है। पहले हमारे पास कानपुर मेडिकल कॉलेज से 20-22 डॉक्टर गायब हैं, 20-22 डॉक्टर हमारे पास यहाँ से गायब है जी, आपके अल्फला से। ये 10 कश्मीरी डॉक्टर 50 और वो 18 महिलाएं, लगभग 70 लोगों को देश भर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही हैं। ये गए तो गए कहाँ? अब भी हमारे पास 26 गाड़ियों का पता नहीं। क्या इन महिलाओं के पास वो फटने वाला सुसाइड वेस्ट तो नहीं है? ये भी हो सकता है। तो मतलब परिस्थिति अभी भयंकर बनी पड़ी, और जितना हम इसमें जाते हैं वो इतना ही इसके परते निकलते। 415 करोड़ का घोटाला, 48 लाख रुपए कैश, बेसिक सैलरी के अलावा हर सैलरी कैश में देना, बम बनाने की फैक्ट्री, अल्फला की लैब में केमिकल्स की टेस्टिंग, ये सब प्रकरण हो ही रहा। मतलब पूरा जहाद का एक सॉलिड इकोसिस्टम है जो इसमें हमें देखने को मिल रहा है, और ये पूरे भारत में लगता है फैला हुआ है, और हम इसको ढूंढने पे पूरी तरह से लगे हैं। पाकिस्तान के विदेशों का भी हाथ है, पाकिस्तान का तो मेन सूत्रधार है ही, पाकिस्तान तो इसको करवाने वाला है। अब बाकी विदेशी शक्तियों का, बाकी विदेशी मुसलमान कंट्रियों का भी हाथ है। और पूजा जी, मैंने 1.5 या 2 साल पहले हर मीडिया चैनल पे एक चीज़ डिक्लेयर की थी। मैंने कहा चाइना 6 से 7 मुसलमान कंट्रियां इकट्ठी कर रहा है भारत के अगेंस्ट, युद्ध, प्रॉक्सी युद्ध हो या डायरेक्ट युद्ध हो, उसके लिए। और अब ये नंबर जाके 13 का बढ़ गया। अगली बार आप देखेंगे ये 13 कंट्रियां लेके चाइना आएगा। ऑपरेशन सिंदूर में हम देखा 5-6 कहाँ आ गए थे। अब ये जो आज खुलासे हुए हैं, इसमें 6-7 कंट्रियों के साथ, जो सारी इस्लामिक कंट्रियां हैं, उनके साथ इनके ताने बाना जुड़ रहा है। और कल जो हमने बात की थी, जो भी इनको बचाने आ रहा है वो भी एक मुसलमान लीडर है। तो मतलब क्या कहानी है ये भाई? भारत को क्या गजवा हिंद करने का कोई मेगा प्लान बन रहा है? क्या भारत को अस्त व्यस्त करने का कोई बड़ा प्लान बन रहा है? क्या भारत में अराजकता और खून की नदियां बहाने का प्लान बन रहे हैं? ये जो अब खुलासे हो रहे हैं, ये सारा फैक्चुअल है, अभी इसमें एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं है। दिस इज ऑल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जिसके आधार पे आपको मैं कह रहा हूं कि ये सब यहाँ हमारी आंख के सामने होता नजर आ रहा है। मतलब जितना खोदो उतना ये गहरा है, उतना गहरा है। और मैं सैल्यूट करता हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो दिन रात 24 घंटे मेहनत करके देश को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास कर रही है। पर जब तक हम इस मसले की जड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक खतरा बना है। वास्तविकता तो ये है जी।